सेहत मंद जिंदगी के साथ डॉक्टर इमराना खान एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको पिछले प्रोग्राम यानी दमे का दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने ये देखा था कि दमा क्यों और कैसे होता है, और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि इस बीमारी की तशखीस किस तरह की जाती है और इसको किस तरह आप काबू में रख सकते हैं ताकि मजीद दमे के हमलों से आप महफूज रहें। ये किस तरह मुमकिन है, आइए जरा देखते हैं। दमे की अलामत दूसरी बीमारियों में भी हो सकती हैं, लिहाजा डॉक्टर से तशखीस करवा लें कि आपको मर्ज क्या है। किसी भी मर्ज की तशखीस उसके इलाज के लिए बहुत जरूरी होती है। जब तक सही तशखीस नहीं होगी, इलाज सही हो नहीं सकता है। इस मर्ज में एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको पीक फ्लो मीटर कहते हैं, और इसका इस्तेमाल इतना आसान है कि आप घर में खुद भी इसको बासानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपके मुख्तलिफ टेस्ट भी करवा सकता है, मसलन एक्सरे और दीगर कई तरह के टेस्ट भी हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, दमा? अरे आप तो घबरा गए। दमा कोई छूत का मर्ज तो नहीं है जो किसी एक से दूसरे को लग जाए। इसमें कोई बात नहीं, छोटे बच्चों, बड़ों, बूढ़ों, किसी को भी दमा हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप दमे का सही इलाज करें तो कोई वजह नहीं कि आपकी बच्ची एक नॉर्मल और मुतमईन जिंदगी ना गुजार सके। डॉक्टर साहब, तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, अगर इससे आपकी मुराद ये है कि इसको हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं तो ये बात आप गौर से सुन लीजिए कि ऐसी कोई दवा अब तक ईजाद नहीं हुई है जो इस मर्ज को जड़ से ख़त्म कर दे। अक्सर हमारे मरीज जो हैं वो इस ख्याल में आते हैं कि जी ऐसी कोई हम दवा दे देंगे जो आप एक हफ्ते इस्तेमाल करें और आप ठीक हो जाएं, और बाज़ औक़ात फिर ऐसे हमारे मरीज जो हैं वो गैर मुस्तनद तरीक़े इलाज पे भी चले जाते हैं, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। आप इसका अगर सही इलाज करें तो यकीनन आप इसको बहुत हद तक काबू में कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज कैसे होता है? एक तो ये कि उन चीज़ों से परहेज किया जाए जिससे इंसान हसास हो या जिससे इंसान एलर्जिक हो। दूसरा ये कि दवाओं का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से किया जाए। अब जिन चीज़ों से इंसान हसास होता है ऐसी चीज़ें तो बहुत सारी हैं और इंसान मुख्तलिफ चीज़ों से हसास हो सकता है, लेकिन देखा यह गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे अक्सर लोगों को, दमे के मरीजों को तकलीफ होती है, मसलन गर्द गुबार। ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि उस जगह पे जाने से परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर मुमकिन ना हो तो मुंह पे नकाब पहनना चाहिए। एक और चीज़ जिससे अक्सर मरीजों को तकलीफ होती है वो ये कि घर में कोई पालतू जानवर तो नहीं है। बेटा आप ये बताइए, पालतू तोता? जी बिल्लियाँ हैं। कोशिश करनी चाहिए घर में ऐसे पालतू जानवर या परिंदे ना रखें। दूसरी चीज़, एक मैं मिसेस मिर्जा आपसे पूछना चाह रहा था कि घर में कोई तंबाकू नोशी तो नहीं करता आपकी? जी हाँ डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं। ये तो बुरी बात है, क्योंकि देखिए तंबाकू नोशी तो हर इंसान के लिए मुज़र सेहत है, लेकिन अगर घर में कोई सांस का मरीज है तो फिर बिल्कुल तंबाकू नोशी से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। और हम अपने मरीजों को भी यही मशवरा देते हैं कि उस जगह ना जाएं जहां लोग सिगरेट पी रहे हैं। सेहतमंद जिंदगी ग्लैक्सो वेलकम की जानिब से पेश किया जा रहा है। खुशाइंद बात यह है कि अगर आपको अपने दमे की असल वजह पता चल जाए और आप उससे परहेज करें तो आप अपने दमे पर काबू पा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को अपने मर्ज की मुकम्मल तफसील बताइए ताकि सही तशखीस हो सके, और इस चीज से बचिए जिससे आपको दमा हो रहा है। अगर आपको धूल मिट्टी से दमा हो जाता है तो आप हद्दुल इम्कान इससे बचिए। मुमकिन हो तो गीले कपड़े से सफाई कीजिए ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। कालीन भी धूल पकड़ती है, लिहाजा वैक्यूम क्लीनर से साफ करें, और बेहतर तो ये होगा कि कालीन का इस्तेमाल ही ना करें। बाहर धूल मिट्टी में ना जाएं, और जाना ही हो तो नाक पर कपड़ा लपेट लें। अगर जानवरों के बालों या परों से दमा होता है तो बेहतर है कि घर में पालतू जानवर मसलन बिल्ली, चिड़िया, कुत्ता, तोता वगैरह ना रखें। अगर आपके पेशे में ऐसी चीज से वास्ता पड़ता है जिससे आपको दमा हो जाता है तो बेहतर है कि अपना पेशा बदल लें। मसलन अगर आप माली हैं और फूलों से दमा होता है, या आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां हवा में ज़र्रात से आपको दमा होता है, अगर पेशा बदलना मुमकिन ना हो तो ऐसी चीज से हद्दुल इम्कान दूर रहिए जिससे आपको दमा हो रहा है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं
तो इसे फौरन तर्क कीजिए और किसी सिगरेट पीते हुए शख्स के करीब भी न बैठिए, क्योंकि सिगरेट नोशी हर लिहाज से सांस के निजाम के लिए जहर कातिल का काम करती है। अगर आपको नजला जुकाम हो जाता है तो फौरन अपने मौलद से मशवरा करके इसका इलाज करवाइए, वरना नजला आपके हलक में गिरने से भी दमे का हमला होने का खतरा होता है। जिस चीज से आपको दमे का हमला होता हो, बेहतर है कि आप उस चीज से बचें। लेकिन दमे का हमला अचानक हो सकता है, इसलिए बेहतर यह है कि आप दवा हमेशा अपने साथ रखें। दमे की दवा कई किस्म की होती है। डॉक्टर साहब, इस मर्ज में दवाएं कौन सी इस्तेमाल होती है? देखिए, बुनियादी तौर पे दमे की हम जो इलाज करते हैं वो 2 किस्म की दवाओं से करते हैं। एक वो दवाएं हैं जो कि फौरन आपकी तकलीफ को रफा करती हैं, ये ब्रोंकोडायलेटर्स कहलाती हैं। इनके इस्तेमाल से सांस की नालियों की जो ऐंठन है वो फौरन ख़त्म हो जाती है और मरीज़ को सांस लेने में आसानी महसूस होती है। ये दवाएं उस वक्त ही इस्तेमाल करनी चाहिए जब सांस में कोई रुकावट महसूस हो। ये बाज़ वक़्त वर्जिश से पहले भी हम लोगों को मशवरा देते हैं कि इनको इस्तेमाल करें, या जैसे बहुत धूल गर्द में जाना है तो उसको इस्तेमाल करके चले जाएं। दूसरी जो अहम दवा है जो कि इस्तेमाल की जाती है, उनको हम कहते हैं बचाव की दवाएं। ये बुनियादी तौर पे स्टीरॉइड्स होते हैं। अगर आप इनको बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो सांस की नालियों की जो झिल्ली है उसकी सोजिश को ये कम कर देती हैं और इस तरह से दमे के दौरे जो हैं उनकी वो कम हो जाते हैं, उनकी शिद्दत में कमी आ जाती है। ये दवाएं क्योंकि आपको फौरन निजात नहीं दिलाती किसी तकलीफ से, इसलिए अक्सर हमारे मरीज इनको इस्तेमाल नहीं करते, जबकि हकीकत यही है कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी दवाएं हैं दमे से बचाने के लिए और इनका बाकायदगी से इस्तेमाल ज़रूरी है। मगर डॉक्टर साहब, सुना है कि स्टेरॉइड्स के तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, स्टेरॉइड्स अगर ज़्यादा मकदार में गोलियों या इंजेक्शन की शक्ल में ली जाए तो यकीनन इसके ज़मीनी असरात होते हैं, मगर अगर यही दवा इनहेलर के थ्रू या पंप के ज़रिए ली जाए तो इसके कोई ख़ास ज़मीनी असरात नहीं होते हैं, क्योंकि दवा जो है एक बहुत ही कम मकदार में इंसान के जिस्म में दाखिल होती है। डॉक्टर साहब, इनहेलर क्या होता है? बेटा, इनहेलर ये सांस का आला या सांस का पंप है। इससे एक दवा जो है सीधी आपके फेफड़ों में जाती है। इसी तरह जैसे कि फर्ज कीजिए आपके कोई चोट लग जाए, राइट, उंगली पे चोट लग जाए तो आप उंगली पे मरहम लगाते हैं, क्योंकि आपकी सांस की नाली में तकलीफ है। इससे अगर बेहतर ये तरीका है कि दवा सीधी आप सांस की नाली में डालें तो बहुत छोटी सी मकदार में जो है दवा अपना असर करती है, फौरन असर करती है और फिर उसके नुकसान के साइड इफेक्ट्स नहीं होते। मगर मैं इसे इस्तेमाल कैसे करूं? मैं अभी तुम्हें सिखा देता हूं कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसको लो। देखो बेटा, इसको इस्तेमाल का तरीका यह है कि पहले इसका कैप निकालें, इसको पकड़ा इस तरह से कि अंगूठा नीचे, 2 उंगलियां ऊपर, इसको शेक किया ताकि इसके अंदर दवा मिल जाए। सांस पूरा बाहर निकाल के रोका, ठीक है, इसको मुंह में रखा, सांस अंदर लेना शुरू किया। जैसे ही आपने बेटा सांस लेना अंदर शुरू किया, इसको दबा दिया और सांस अंदर लेते रहे। जब पूरा सांस आपने अंदर ले लिया तो आपने सांस को रोक लिया और 10 तक दिल में गिनती गिनी और फिर बाहर निकाल दिया। इतना आसान है। डॉक्टर साहब, क्या मुझे इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं है ना बेटा, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अक्सर मरीज हमारे पास आके ये कहते हैं कि जी अगर हमने पंप इस्तेमाल किया तो हम इसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है। डॉक्टर साहब, मेरी एक दोस्त की बहन है 5 साल की, उसको भी दमा है, वो इनहेलर कैसे इस्तेमाल करें? बाज़ छोटे बच्चे और बाज़ औक़ात बूढ़े लोग इनहेलर का इस्तेमाल उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हम उनको ये एक बोतल देते हैं जिसको हम स्पेसर डिवाइस कहते हैं। इसमें इनहेलर को लगा के इस्तेमाल करने से आसान हो जाता है इनहेलर का इस्तेमाल। इसको बेहतर तरीका यही है कि इसी तरह जिस तरह से इनहेलर को हिलाया था आपने ना पहले, आपने इसको हिला कर इसमें फिक्स कर लिया। पूरा सांस बाहर निकाल के रोका, इसको मुंह में रखा और इसको दबा दिया। 1 दफा दबाया, लंबा सांस करके खींचा और 10 सेकंड तक रोक लिया और फिर बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से इस्तेमाल से आसान हो जाता है तरीका इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, क्या मुझे खुद से पता चल सकता है कि मेरा दमा कंट्रोल में है या नहीं? हम सांस के मरीजों को कहते हैं कि वो अपने सांस की रुकावट को एक बहुत ही सिंपल आले से, जिसको हम पीक फ्लो मीटर कहते हैं, उससे अपने सांस की रुकावट को नाप सकते हैं। मगर ये मैं कैसे इस्तेमाल करूं? बेटा, इसका इस्तेमाल तो बहुत ही आसान है। इसका तरीका ये होता है कि इसमें एक पॉइंटर नजर आ रहा है ना, लाल सा निशान, इसको 0 पे ले आइए। इसको इस तरह से पकड़िए, पूरा सांस अपने सीने में भर लीजिए, इसको मुंह में रखिए, अपने होंठ इसके गिर्द सख्ती से बंद कर लीजिए और पूरी ताकत से एक जोरदार फूंक मारे इसके अंदर। तो ये लाल निशान जितना आगे जाएगा
उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग कितनी है। जितना कम होगा उतनी ही रुकावट ज़्यादा होगी। डॉक्टर का तजवीज़ करदा इनहेलर हमेशा अपने पास ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से बावक्त ज़रूरत फौरन दस्तयाब हो। स्कूल के बच्चों के टीचर और घर में मौजूद तमाम लोगों को इसके इस्तेमाल का सही तरीका समझा देना चाहिए। अगर आपको जिस्मानी वर्जिश या धुएं या गर्दो गुबार से सांस की तकलीफ हो जाती है तो आप इस सूरत हाल में 10-15 मिनट पहले इनहेलर का इस्तेमाल करें ताकि आपको दमे का हमला